डियर स्टूडेंट्स, आज हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की एनसीईआरटी एक्सरसाइजेज के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज हाउ क्लासिफिकेशन सिस्टम्स हैव अंडरगोन सेवरल चेंजेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। You know, the scientific system of arranging organisms into groups based on their similarities and dissimilarities is called as classification. There have been many attempts to classify organisms, and these have undergone many changes over a period of time. Aristotle was the first to attempt more scientific basis of classification. He used morphological characters to classify plants into trees, shrubs, and herbs, and the animals were divided into two groups, those which had red blood and those that did not. Linnaeus gave two kingdom system of classification, that is kingdom Animalia and kingdom Plantae. The prokaryotic and eukaryotic, the unicellular and multicellular, photosynthetic and non-photosynthetic distinctions were not made by him. Hence, it was found inadequate. Beside gross morphological structures, a need was felt to include other characteristics like cell structure as well as nature of the wall, mode of nutrition, habitat, mode of reproduction or method of reproduction, phylogenetic relationship. Hence, classification systems have undergone several changes over the period of time, and a five kingdom system of classification was given by R.H. वही टेकर। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो क्लासिफिकेशन में चेंजेस की क्यों जरूरत हुई, क्योंकि सबसे पहले अगर क्लासिफिकेशन स्टार्ट हुई तो वहाँ पर सिंपल क्लासिफिकेशन की गई, नीड बेस्ड, कि जो हमारे फूड के काम आते हैं उसके बेसिस पे जो हमारे लिए यूज़फुल थे या हार्मफुल थे उसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन हुई। धीरे धीरे ये साइंटिफिक होती गई और अरिस्टोटल ने पहले अटेम्प्ट की कि क्लासिफिकेशन को साइंटिफिक बेस दिया जाए, और उसने क्या किया, उसने मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को यूज़ किया और उसके बेसिस पे प्लांट्स को तीन ग्रुप्स में बांटा, ट्रीज, हर्ब्स एंड श्रब्स, और एनिमल्स को उसने दो ग्रुप्स में बांटा, ऐसे एनिमल्स जिनमें रेड ब्लड था और जिनमें रेड ब्लड नहीं था। इसके बाद अरिस्टोटल के बाद लिनियस ने क्या किया, टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया, और जो दो किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था उसमें प्लांट्स और एनिमल दो किंगडम थे। पर जो लिनियस का क्लासिफिकेशन सिस्टम था उसमें इस चीज़ की कोई डिस्टिंक्शन नहीं दी गई कि ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक है, यूनिसेलुलर है या मल्टी सेलुलर है, फोटोसिंथेटिक है या नॉन फोटोसिंथेटिक है। इस तरह की डिस्टिंक्शन नहीं की गई, जिस वजह से ज़रूरत पड़ी कि जो मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर हैं उनके अलावा कुछ और करेक्टर्स को भी क्या किया जाए, इंक्लूड किया जाए। वो कौन से करेक्टर थे, जैसे सेल का स्ट्रक्चर किस तरह है, क्या सेल प्रोकैरियोटिक है कि यूकैरियोटिक है, नेचर ऑफ सेल वॉल कि सेल वॉल किस चीज़ की बनी है, सेलुलोज की बनी है, काइटिन की बनी है या किस चीज़ की है, और क्या ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है या हिट्रोट्रॉफिक है, हैबिटेट किस तरह का है, और रिप्रोडक्शन ये सेक्सुअल है, वेजिटेटिव है, और किस तरीके से है, और इसके अलावा उनकी आपस में क्या फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप है। इसलिए जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है उसको क्या हुआ, बहुत सारी चेंजेस उसमें होती गई, और फाइनली हमारे पास आजकल जो सिस्टम चला हुआ है दैट इज फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बाय वही टेकर। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 इज स्टेट टू इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट यूजेस ऑफ हिट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया। तो सबसे पहले अगर हम बात करें हिट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया, तो हिट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया क्या होते हैं। हिट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया वो होते हैं जो अपना भोजन दूसरे ऑर्गेनिज्म से लेते हैं। तो अब हिट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया के क्या यूजेस हो सकते हैं। तो सबसे पहले हिट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया में जो एक कैटेगरी है, दे आर सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। यू नो, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया लाइक रहिजोबियम दे हेल्प इन नाइट्रोजन फिक्सेशन इन लेग्यूम्स। जैसे जो फलीदार पौधे होते हैं उनकी जड़ों में जो गांठें होती है वहाँ पे ये सिम्बायोटिक बैक्टीरिया पाए जाते हैं, जैसे रहिजोबियम एक एग्जाम्पल है, और वो क्या करते हैं, वो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण या नाइट्रोजन फिक्सेशन में मदद करते हैं। दूसरा, सेप्रोफिटिक बैक्टीरिया डिकम्पोज द डेड डिकेइंग मैटर एंड हेंस एक्ट एज अ नेचुरल स्कैवेंजर। मतलब क्या होता है कि जो
सेप्रोफिटिक बैक्टीरिया होते हैं ये गली सड़ी चीज़ों पे उगते हैं और उनसे न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग में मदद करते हैं, मतलब उनको साफ करने का काम करते हैं और उनके जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको मिट्टी में मिला देते हैं ताकि उनको रिसाइकल किया जा सके। एंड सम लाइक स्यूडोमोनास एंड जेंथोमोनास, these are very important. Some like pseudomonas and xanthomonas are used in preparation of antibiotics, enzymes, vitamins and वैक्सीन्स। तो इस तरह से अगर आप देखें तो हिटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया एक तो नाइट्रोजन फिक्सेशन में रोल प्ले करते हैं जो कि सिम्बायोटिक होते हैं, दूसरा सेप्रोफिटिक जो होते हैं वो न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग में रोल प्ले करते हैं, और तीसरे से हमें कोई ना कोई यूजफुल प्रोडक्ट मिलता है, चाहे वो वैक्सीन्स हो, चाहे एंटीबायोटिक्स हो, चाहे एंजाइम हो या वाइटामिन्स, और इसमें मेन स्यूडोमोनाज और जेंथोमोनाज होते हैं। अब जो इसके बी क्वेश्चन है, आर्की बैक्टीरिया के दो इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट यूजेस बताने हैं। तो आर्की बैक्टीरिया आपको होता है कि वो स्पेशल कंडीशंस में रहते हैं। द फर्स्ट यूजेस, दे हेल्प इन डाइजेशन ऑफ डाइजेशन इन केस ऑफ कैटल। तो क्या डाइजेशन में कैसे हेल्प करते हैं, जैसे आपको पता है कि कैटल रूमिनेंट्स में क्या होता है वो सेलुलोज को खाते हैं तो उसको डाइजेस्ट करने में ये मदद करते हैं। दूसरा, दे फर्मेंट सेलुलोज, हेंस दे हेल्प इन प्रोडक्शन ऑफ गोबर गैस फ्रॉम द सीवेज और यू कैन से डंग। तो एक तो क्या करते हैं वो रूमिनेंट्स की गट में रहते हैं और वहाँ पे वो डाइजेशन में मदद करते हैं। दूसरा, वो सेलुलोज को फर्मेंट कर सकते हैं और इस तरह से वो गोबर गैस भी बना सकते हैं, चाहे वो डंग हो या सीवेज हो, इससे गोबर गैस वो बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इज व्हाट इज द नेचर ऑफ सेल वॉल ऑफ डाइटम्स। आंसर है, इन डाइटम्स द सेल वॉल form two thin overlapping cells which fit together as in a case of sow box. The walls are embedded with silica, hence indestructible. These are mainly composed of cellulose impregnated with silica. Thus, diatoms have left behind large amount of cell wall deposits in their habitats, and thus accumulation after billions of years is referred to as diatomaceous अर्थ। तो बेसिकली आपको सिंपल पता है कि जो डाइटम्स होते हैं उनकी सेल वॉल में दो ओवरलैपिंग थिन लेयर्स होती है और बिल्कुल वैसी होती है जैसे हमारे साबुन का बॉक्स होता है, सो बॉक्स होता है, उसमें वो फिट होती है, एक अपर लेयर एक लोअर लेयर। और दूसरा, इनमें ये जो सेल वॉल होती है ये बनी होती है सेलुलोज की और उसमें इम्प्रेगनेशन मतलब उसमें बीच में क्या होता है, सिलिका होता है जिसे ग्लास भी कहते हैं, और उसके साथ वो इम्प्रेगनेटेड होती है सिलिका के साथ। अब क्या होता है, सिलिका की डिपोजिशन होने की वजह से ये सेल वॉल जो होती है वो कभी भी नष्ट नहीं हो सकती, मतलब दे बिकम इनडिस्ट्रक्टिबल, और इस वजह से जब बहुत सारे सालों के बाद जो इकट्ठी हो जाती है तो उस चीज़ को बोलते हैं डाइएटमेसियस अर्थ। तो इस तरह से ये सेल वॉल का नेचर था इन केस ऑफ डाइटम्स। क्वेश्चन नंबर 4 इज फाइंड आउट व्हाट डू टर्म्स एल्गल ब्लूम एंड रेड टाइड्स सिग्निफाई। तो यहाँ पे केवल आपको ये बताना कि एल्गल ब्लूम क्या होता है और रेड टाइड्स का मतलब क्या होता है। अब ब्लूम का मतलब बहुत ज़्यादा, अगर आप सिंपल देखें तो एल्गल ब्लूम का मतलब है कि एल्गी जब बहुत ज़्यादा ग्रो कर जाती है तो उसे कहते हैं एल्गल ब्लूम। रैपिड इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ फाइटोप्लैंक्टन एल्गी इन एक्वेटिक सिस्टम इज कॉल्ड एज एल्गल ब्लूम। व्हाट इज एल्गल ब्लूम? जब किसी भी पानी की बॉडी के अंदर जब फाइटोप्लैंक्टन एल्गी बहुत नंबर में बढ़ जाती है तो उसे कहते हैं एल्गल ब्लूम। इट अकर्स व्हेन न्यूट्रिएंट pollution and lots of sunlight create a rapid increase in the density of एल्गी। आपको होता है कि एल्गी जो होती है फोटोसिंथेटिक होती है, तो एल्गी को अगर लाइट मिल जाए और साथ में न्यूट्रिएंट्स मिल जाए तो वो आउट नंबर कर जाएगी किसी और स्पीसीज को, मतलब वो बहुत ज़्यादा उसकी ग्रोथ होगी और इस सिचुएशन को कहा जाता है एल्गल ब्लूम। दूसरा, रेड टाइड्स। अब जब रेड टाइड्स की बात करें तो नाम से भी पता लग रहा है कि लाल रंग की लहरें, तो इसमें क्या है, द डिसकलरेशन ऑफ सी, या आप बोल सकते हैं द अपीयरेंस ऑफ रेड कलर ऑन द सी, द डिसकलरेशन ऑफ द सी caused by rapid multiplication of the toxic red dinoflagellates like Goniolix
इज कॉल्ड एज रेड टाइड। रेड टाइड क्या होती है? जब हमारे पास रेड कलर के डाइनोफ्लैजिलेट्स होते हैं, जैसे एग्जांपल अगर हम बात करें, पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, गोनिओलेक्स है। जब ये बहुत ज़्यादा नंबर में इंक्रीज करते हैं तो क्या होता है, जो सी होता है उसका सरफेस रेड अपीयर होता है। दिस इज कॉल्ड एज रेड टाइड। The toxins released by these dinoflagellate may even kill the marine animals like you can say fishes। तो इसका भी नुकसान ये होता है कि जो मेरीन एनिमल्स होंगे वो इससे मर सकते हैं, क्योंकि ये वहाँ की ऑक्सीजन को क्या कर देंगे, कंज्यूम कर देंगे। दूसरा वहाँ पे एक किस्म की क्या हो जाएगी, टॉक्सिसिटी, मतलब सफोकेशन हो जाएगी इन एक्वेटिक एनिमल्स के लिए, तो वो मर जाएंगे। तो एल्गल ब्लूम मतलब बहुत ज़्यादा नंबर में बढ़ जाना, और रेड टाइड मतलब जब रेड जो डाइनोफ्लैजिलेट्स होते हैं वो आउट नंबर कर जाते हैं और वहाँ पे पानी का रंग लाल हो जाता है। तो आज के लिए जो लास्ट क्वेश्चन है, हाउ वीरोइड्स डिफर फ्रॉम वायरसेस, कि वायरसेस और वीरोइड में क्या डिफरेंस होता है। तो हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि वीरोइड्स क्या होते हैं, वायरसेस हमने उससे पहले डिस्कस किए। तो सबसे पहले हम चलते हैं वायरसेस की ओर। दीज आर द स्मॉल इन्फेक्शियस एजेंट्स दैट रेप्लिकेट इनसाइड द लिविंग सेल्स ऑफ द अदर ऑर्गेनिज्म। आपको पता है कि जो वायरसेस होते हैं वो ना तो लिविंग होते हैं ना नॉन लिविंग होते हैं। वो क्या होते हैं, केवल लिविंग सेल के अंदर ही रेप्लिकेट कर सकते हैं, बाहर वो रेप्लिकेट नहीं करेंगे। अब दूसरा अगर हम बात करें वीरोइड्स की, तो वीरोइड्स आर ऑल्सो इन्फेक्शियस पार्टिकल बट दीज आर स्मॉलर देन एनी काइंड ऑफ द वायरसेस। तो ये भी इन्फेक्शियस होते हैं और ये वायरस से हमेशा छोटे होते हैं। दूसरा, वायरसेस आर न्यूक्लियोप्रोटीन इन नेचर, मतलब वायरसेस दो चीज़ों से बने होते हैं, या तो उनमें न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन होते हैं, मतलब अंदर न्यूक्लिक एसिड होता है और बाहर से आपको पता है कि उनमें प्रोटीन की कवरिंग होती है। और वीरोइड्स जो होते हैं उनमें केवल आरएनए होता है, न्यूक्लिक एसिड होता है, प्रोटीन नहीं होती है। थर्ड पॉइंट इज दीज कैन इन्फेक्ट। अच्छा, अगर वायरसेस की अगर हम बात करें तो वायरसेस प्लांट को भी होस्ट बना सकते हैं, एनिमल को भी होस्ट बना सकते हैं और बैक्टीरियल सेल को भी होस्ट बना सकते हैं, मतलब दीज कैन इन्फेक्ट प्लांट, एनिमल और बैक्टीरियल सेल्स। जबकि वीरोइड्स की अगर हम बात करें तो वो केवल प्लांट सेल्स को ही इन्फेक्ट कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें कि न्यूक्लिक एसिड, हमने बोला कि इनमें न्यूक्लिक एसिड भी होता है और प्रोटीन्स भी होती है। तो न्यूक्लिक एसिड कौन सा होता है, इनमें डीएनए होता है, या डीएनए होता है या आरएनए होता है, पर दोनों कभी नहीं होंगी। तो अगर आरएनए होता है तो आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड भी हो सकता है और डबल स्ट्रैंडेड भी हो सकता है। लेकिन अगर हम वीरोइड्स की बात करें तो यहाँ पे केवल आरएनए होता है, वो भी सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। तो अगर हम वायरसेस की एग्जांपल करें तो बहुत सारे एग्जांपल है। मैं कुछ बीमारियों के नाम बता रहा हूँ जो वायरसेस से होती है, जैसे हेपेटाइटिस बी, स्मॉल पॉक्स, इबोला, आजकल कोरोना है। तो इस तरह से कई बीमारियां होती है। और अगर हम वीरोइड्स की तरफ से बात करें तो पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज होती है, इट इज़ कॉज्ड बाय अ वीरोइड। तो इस तरह से आज हमने क्वेश्चन 5 तक डिस्कस किए। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।